हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस नोमेनक्लेचर, दैट इज़ एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने के लिए यौगिक के अंदर असममित कार्बन परमाणु यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। ये यहाँ कार्बन है बीच में और इसकी कार्बन की चारों वैलेंसीज पर अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं। एक तरफ H लगा है, एक तरफ फ्लोरीन, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ ब्रोमीन। तो ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है यौगिक। ये यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम यानी ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो इस तरह के यौगिकों का हम एक विशेष प्रकार का नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, जिसका नाम है आरएस नोमेनक्लेचर, या फिर जिसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए IUPAC पद्धति का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिकों के एक विशेष प्रकार के नामकरण के लिए हम RS नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि R का क्या मतलब है। R का मतलब है रेक्टस। रेक्टस मतलब होता है राइट साइड की तरफ, दाईं तरफ या राइट साइड को कहा जाता है रेक्टस। तो जैसा कि आप इस एरो को देख रहे हो, ये इधर से घूमकर इधर आपके राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो भी चीज़ क्लॉकवाइज है उसको हम रेक्टस या R से डिनोट कर सकते हैं। सिनिस्टर का S इज फॉर सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है समथिंग बैड, बुरा। तो पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि लेफ्ट हैंड से लिखना या लेफ्ट हैंड से कोई काम करना बुरी बात होती है, बाएं हाथ से काम नहीं करना चाहिए। तो इस बाएं से ये वर्ड बना सिनिस्टर, कि जो भी बाईं तरफ जा रहा है वो बुरा है, जो बाएं हाथ से हो रहा है वो बुरा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है वो बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, आपके दाएं से शुरू होकर बाईं तरफ जा रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जहाँ भी हमको एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करना होगा S से डिनोट करेंगे। इस यौगिक के नोमेनक्लेचर से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक मॉडल है मेरे हाथ में जो कि टेट्राहेड्रल कार्बन एटम को समझने के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बीच में कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु के तल में ये एक ऊपर की तरफ एटम लगा हुआ है, ये बिल्कुल एक ही तल में है, कार्बन और ये दोनों एक ही तल में है। साथ ही साथ ये जो येलो वाला एटम है ये भी आप देख सकते हैं। मैं ज़रा सा इसको बाहर खींचने की कोशिश करती हूँ, ये बॉन्ड भी एक ही तल में। तो ये कार्बन परमाणु और इस पर जुड़ा हुआ ऊपर वाला एटम और उस पर जुड़ा हुआ नीचे वाला एटम, ये तीनों एक ही तल में हैं। जबकि जो ये वाइट कलर का एटम है ये तल के पीछे की तरफ है और ये जो ऑरेंज कलर का एटम है वो तल के आगे की तरफ है। तो ये तीन एटम एक ही तल में और ये पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ। अब इसी चीज़ को, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय जो संरचना है, उसको कागज़ पर किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो कागज़ पर लिखने के लिए ये कार्बन और इसके एक ही तल में उपस्थित ये ऊपर वाला एटम और ये साइड वाला एटम हमने प्लेन लाइन से इसको प्रदर्शित किया है। और जो पीछे की तरफ जा रहा था वाइट कलर का एटम उसको डॉट से प्रदर्शित किया है, और जो आगे की तरफ ऑरेंज कलर का एटम आ रहा था उसको इस जो वेज से है, ये वेज कहा जाता है इंग्लिश में इसको, फ्लाइंग वेज, इससे प्रदर्शित करते हुए आगे की तरफ ले आए हैं। तो ये जो चतुष्फलकीय संरचना है उसमें
ये एटम, कार्बन एटम और ये वाला एटम तीनों एक ही तल में है। ये तल के पीछे की तरफ है, ये तल के आगे की तरफ है। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है नामकरण करने से पहले कि ये पोजीशंस कहाँ कहाँ पर हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक यौगिक है जिसका आपको नामकरण करना है। ये यौगिक है आपके सामने लिखा हुआ। तो नामकरण का जो कई सारे नियम हैं जिनको मैं आपको मेरे वीडियो में आगे 2-3 वीडियोस में इनको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल एक पहला रूल है। ये सारे रूल्स जो हैं वो काहन इंगोल्ड प्रीलॉग यानी कि CIP रूल के नाम से जाने जाते हैं। ये होते हैं प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। जब हम प्रायोरिटी डिसाइड कर पाएंगे तभी हम नामकरण भी कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक यौगिक का स्ट्रक्चर है और आपको ये बताना है कि इसका नोमेनक्लेचर R है या S है। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल रूल जो है कि हमको इस कार्बन पर जुड़े हुए चारों एटम्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के आधार पर हम इनको 1 2 3 4 नंबर दे देंगे। तो यहाँ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर दे दिया। क्लोरीन का उससे कम है तो उसको 2 दे दिया। फ्लोरीन का उससे भी कम है एटॉमिक नंबर तो उसको 3 नंबर दे दिया। और हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है उसको 4 नंबर दे दिया। तो नामकरण के लिए जो फर्स्ट चीज़ हमको करनी है वो है कि कार्बन से जुड़े हुए चारों एटम्स, अभी मैं केवल एटम्स की बात कर रही हूँ, आगे आगे जो एग्जाम्पल्स लूँगी उसमें एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है पूरा। अभी केवल सिंगल सिंगल 4 एटम जुड़े हुए हैं तो चारों की हमको प्राथमिकता निर्धारित करनी है 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हमने दे दिया। ये पहला रूल। तो पहली चीज़ हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। सेकंड स्टेप जो हमको करनी है वो ये करनी है कि जिसको हमने सबसे कम प्राथमिकता दी है, जिसको चौथे नंबर पे रखा है, उसको इस डॉटेड लाइन पर होना चाहिए जो कि ये ऑलरेडी है। अगर ये चौथा नंबर यहाँ होता या यहाँ होता तो हमको मॉलिक्यूल का नामकरण करने से पहले कुछ कन्वर्जन करने पड़ते, कुछ बदलाव करने पड़ते। पर चूंकि ये पहला ही उदाहरण है इसलिए मैंने इसको सही जगह पर लिख दिया है। तो 4 नंबर जो है, जिसको भी 4 नंबर दे रहे हो उसको इस डॉटेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। अर्थात अगर यही चीज़ मॉडल के अंदर देखें तो मॉडल में हम देख सकते हैं कि नामकरण करते समय ये हमारा हाइड्रोजन है और ये व्यूअर से दूर होना चाहिए, देखने वाले की दृष्टि से दूर होना चाहिए। ये व्यूअर के सबसे नज़दीक है और ये व्यूअर के जो ये तीनों एटम है एक ही तल में है, ये सेकंड नंबर पर थोड़ा सा दूर है व्यूअर से और वो सबसे दूर है, सबसे पीछे है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमको केवल जिनको प्राथमिकता 1 2 3 दी है उन्हीं को कंसीडर करना है। 4 नंबर प्राथमिकता वाले को कंसीडर ही नहीं करना है नामकरण के दौरान, तो उसको हम पीछे ही रखते हैं। तो अभी हमने देखा कि 1 नंबर ब्रोमीन को दिया, 2 क्लोरीन को और 3 फ्लोरीन को, 4 को हमको कंसीडर ही नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडल के अंदर मैंने 1 नंबर इसको दिया है, 2 इसको दिया है और 3 इसको दिया है। जब मैं आगे मुझे नेक्स्ट स्टेप जो करनी है, 4 को तो भूल जाना है, अवॉइड कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इन तीनों को देखना है। तो अब मेरी अगली स्टेप ये है कि 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। यदि 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाते समय क्लॉकवाइज दिशा है, ये आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज दिशा 1 2 3, तो क्लॉकवाइज दिशा है यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं हम, तो हम कहेंगे कि इसका नाम R है। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज होता, यदि ये उल्टी दिशा में होता तो हम इसको कहते S। ये इसी यौगिक का मैंने मिरर इमेज बनाया है
दर्पण प्रतिबिंब, ये एक ही यौगिक है, इसी की दर्पण प्रतिबिंब मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ये आप देख सकते हो कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाने पर घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में चल रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा S। तो ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। तो किसी यौगिक के यदि दो समावयवियों को देखा जाए तो यदि एक समावयवी R है तो दूसरा अवश्य ही S होगा। एनेंशियोमर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्ट होता है, एक का R तो दूसरे का अवश्य ही S होगा। अगर इसका S होता तो इसका R होता। इस एक एग्जाम्पल से मैंने आपको R और S का अंतर समझाने की कोशिश की है। धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी लेंगे और आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। आप इस पर मेहनत करते रहना, एक आधा एग्जाम्पल आप खुद भी बनाने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, ये आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि ये R है या S है। मैं आपको बस केवल इतना हिंट करूँगी कि किसी एक ही एटम के यदि आइसोटोप्स लगे होते हैं तो हैवी वाले आइसोटोप को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, हायर प्रायोरिटी दी जाती है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।